नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे ममता के एक नहीं, दो-दो दाव की। ममता के 2 दाव क्या हैं? एक दाव तो आप जानते हैं, ममता का एक दाव रहा कि उन्होंने खुद को कहा कि वो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की अध्यक्षता स्वीकारने के लिए तैयार है। दूसरा दाव के बारे में आपका हम जानते हैं। दूसरा दाव था कि इन्होंने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी मुहिम चलाई। तो ये 2 मोर्चों पर अचानक ममता बनर्जी सक्रिय क्यों हो गई है? क्या उनको वाक़ई में लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर उन जैसा नेता अब कोई बचा नहीं है? क्या उनको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब एक साथ फेल हो गए हैं? क्या ममता इसलिए कर रही है ताकि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले वो पश्चिम बंगाल की जनता के सामने खुद को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करना चाहती है, ताकि वो चौथी बार लगातार भी चुनाव जीत सके? लेकिन धनखड़ वाली मामले में थोड़ा-सा दिलचस्पी ज़्यादा है, क्योंकि जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि आज से 10 दिन पहले ममता के सांसदों ने ही यानी ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी ने ही ये सुझाव दिया था कि बहुत हो गया, अब उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। ये बात ममता ने सोनिया गांधी तक पहुंचाई या अपने साथियों के माध्यम से पहुंचाई, ये पता नहीं, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि बहुत संभव हुआ होगा कि ममता ने ही सोनिया गांधी से बात की हो। सोनिया गांधी से ममता की अच्छी निपटी है, राहुल गांधी से अच्छी नहीं निपटी है। सोनिया गांधी को आइडिया पसंद आया। सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि इस आइडिया को एक्सप्लोर किया जाए। तो फिर ये अंजाम तक पहुंचा। लेकिन तभी तय हो गया था कि विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, फिर सोनिया गांधी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, तो ये लोग जो साइन होगा सिग्नेचर कैंपेन उसमें साइन नहीं करेंगे। कुल मिलाकर 71 लोगों के साइन हुए हैं, तो एक तरह से 73 लोगों के साइन हैं, एक तरह से हम मोटे तौर पर मान सकते हैं। अब जगदीप धनखड़ का कुछ होगा नहीं होगा ये हमें मालूम नहीं। करीब करीब तय है, 100% ही तय है कि कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन मकसद भी इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का कुछ बिगाड़ने का नहीं था। ममता अपनी तरह की राजनीति कर रही थी और ममता को लगा कि जगदीप धनखड़ का मसला उठाएंगे तो इस बहाने इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के नेता एक साथ एक मंच पर आ जाएंगे। जगदीप धनखड़ एक तरह से ग्लू का, फेविकोल का काम करेंगे जो पूरे विपक्ष को एक कर देगा। अभी जैसे कहा गया कि कोई अलग स्वर में बोल रहा है, कोई अलग स्वर में बोल रहा है, तो अब कम से कम सबने साइन कर दिए, बड़ी पार्टियों ने इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के। तो इससे सीधा सीधा एक मैसेज चला गया कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में वैसे फ्रैक्शंस नहीं है, वैसी दरारें नहीं हैं, जैसा कि बीजेपी या बीजेपी के प्रवक्ता देखने या सोचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के प्रति इतना रोष कैसे पैदा हो रहा है? शरद पवार ने कह दिया भई ममता बेहतर नेता है और वो सभी पार्टियों से बातचीत करने में ज़्यादा वो सहूलियत महसूस करती है, उनके पास अनुभव है, उनको इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की कमान सौंप देनी चाहिए। संजय राउत ने कहा वो तो खुद जाएँगे, ममता से मिलेंगे, कलकत्ता जाकर मिलेंगे। तेजस्वी यादव ने भी इसी तरह की बात कही। लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि ममता को सौंप देना चाहिए इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट। उनसे लोगों ने पूछा कि कांग्रेस इसका विरोध कर सकती है, तो बहुत हल्के भाव में लालू प्रसाद यादव ने कहा विरोध करती है तो करने दीजिए, ममता सूटेबल कैंडिडेट है इसके लिए। अब ये भी हो सकता है कि शरद पवार हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, अभी जो हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में जो हार हुई उसके लिए वो कहीं न कहीं कांग्रेस को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। अगले साल लालू के यहाँ बिहार में चुनाव होने हैं और लालू इस तरह का बयान देकर कांग्रेस को थोड़ा अंडरमाइन बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि विधानसभा चुनाव में गठबंधन के ज़रिए जब चुनाव लड़ा जाएगा, तो कांग्रेस ज़्यादा सीटें नहीं माँग ले। आपको ध्यान है 2015 का शायद विधानसभा चुनाव था, कांग्रेस ने 70 सीटें माँग ली थी और शायद 23-24 ही वो जीत कर आई थी या 28-29 जीत कर आई थी। स्ट्राइक रेट उसका बहुत कम रहा था और जिसके कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे।
शरद पवार भी यही दोष डाल देना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे तो एक कदम और बढ़ गए हैं। उनकी पार्टी का कहना है कि जो मुंबई महानगर पालिका म्युनिसिपैलिटी का जो चुनाव है, बीएमसी का चुनाव है, उसमें वो अकेले लड़ेंगे। उनका ये कहना है कि केमिस्ट्री जेल नहीं कर रही। मुंबई में 36 विधानसभा सीटें आती हैं। उद्धव ठाकरे के हाथ में 10 सीटें आई, कांग्रेस के पास में 3 सीटें आई, समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट आई, लेकिन 22 सीटें महायुति जीत गई। और उद्धव ठाकरे को लगता है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में ज़मीनी स्तर पर वोट ट्रांसफ़र उस ढंग से नहीं हो रहा जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव से ज़्यादा मुश्किल चुनाव वार्ड वाला म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो जाता है, वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो भी खुद को अपना किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी घेरेबंदी रामगोपाल यादव ने साफ-साफ कह दिया कि भई आप हिमाचल का राज्य जीतते हैं, चारों विधानसभा सीटें हार जाते हैं, आप कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार बनाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव होता है तो आधी भी सीटें नहीं जीत पाते, जम्मू कश्मीर में आपका प्रदर्शन खराब रहता है, तो फिर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की सदारत आप क्यों करें? किसी और को सौंप देना चाहिए। ये चिंता का विषय है कि कांग्रेस अच्छा क्यों नहीं कर रही है, और ममता हो सकता है अच्छा करे, किसी को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। अब अंत में सवाल उठता है कि ऐसे मामले में कांग्रेस को क्या करना चाहिए? बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अब तक तो बैठक बुला लेनी चाहिए थी। उस बैठक में ममता बनर्जी को कमान सौंपने पर चर्चा कर लेनी चाहिए थी। सर्वसम्मति से ममता को अब तक कन्वीनर घोषित कर दिया जाना चाहिए था इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का। इस बहाने दिल्ली में एक सचिवालय का गठन हो जाना चाहिए था, एक किराए पर ले लें या किसी सांसद का घर पर खोल दें दफ्तर, सेक्रेटरीट हो, चाहे वो हेडक्वार्टर हो, जो भी मान लीजिए, वो खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी। ममता कन्वीनर बने और ममता की सहमति से 2 को कन्वीनर भी बना दिए जाने चाहिए थे। ये सारा काम हो जाना चाहिए था। दिक्कत क्या है, अगर एक नेता आकर कहता है कि वो कोलकाता से संभाल लेगा, तो ममता से कहना चाहिए था कि भाई कलकत्ता से आप संभाल लेंगी, लेकिन एक सचिवालय, एक दफ्तर जहाँ 4 लोगों का बैठने का ठिकाना हो, ऐसा हो जाना चाहिए। ममता भी इनकार नहीं करती। तो कांग्रेस शायद यहाँ चूक गई लगती है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।